सभी छात्राध्यापकों एवं छात्रा अध्यापिकाओं को मेरा नमस्कार। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अलग अलग विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे होंगे, अच्छे से कर रहे होंगे और आपको शिक्षण कार्य करते हुए आनंद भी आ रहा होगा। ये आपका परमानेंट जॉब से पूर्व का अनुभव है, इसलिए आपको अच्छा ही लग रहा होगा। कल हमने कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम तक पढ़ा था। ब्लॉक डायग्राम की कुछ पिक्चर आपके सामने है। आप इसको देख करके कल की याद थोड़ी ताजा करें। आगे बढ़ने से पूर्व हम कुछ प्रश्न जरूर देखेंगे। यह ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके बीएड के लिए ही नहीं, आपके अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी लाभप्रद है। उनमें भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी पेपर हो, रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, कोई भी पेपर आप दे रहे हैं, कोई और सब इंस्पेक्टर का, पटवारी का, उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों में से कुछ प्रश्न ये हैं जिस पर नजर डालते हैं। लैन का पूरा नाम क्या है? आपको अच्छे से याद होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? परसों अपन ने पढ़ा था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का ब्रेन भी था सीपीयू। हार्ट कौन था? एएलयू। और ब्रेन कौन था? सीपीयू। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर में आईसी चौथी पीढ़ी में शुरू हुई थी। ये सिलिकॉन की बनी हुई थी। इसका फुल फॉर्म था एकीकृत परिपथ, इंटीग्रेटेड सर्किट। एकीकृत परिपथ। हिंदी और अंग्रेजी में कंफ्यूजन में मत पड़ना। बहुत सारी जो एब्रीविएशंस है वो आपको अंग्रेजी में ही लिखी हुई आएंगी, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अंग्रेजी के एब्रीविएशंस पर ध्यान देना पड़ेगा। डीटीपी का पूरा नाम क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अब डीटीपी का हिंदी में कोई एब्रीविएशन नहीं आएगा, आपको डीटीपी ही लिखा जाएगा, LAN ही लिखा जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। www वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की? टीम बर्नर्स-ली ने। एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है? फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? 8 बिट्स। एक किलो बिट कितने बिट के बराबर होता है? 1000 बिट। एक किलो बाइट कितने बिट के बराबर होता है? 8000 बिट। एक किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट। एक जीबी में कितने बाइट होते हैं? 10 टू द पावर 9। चूंकि ये कुछ कंफ्यूजन सी टर्मिनोलॉजी है, बिट, बाइट, किलोबिट, किलोबाइट, इसलिए मैंने कुछ एक टेबल आपके सामने प्रस्तुत की है। आशा करती हूँ ये टेबल यदि आप याद रखेंगे तो शायद आपको ये कैलकुलेशंस में आसानी रहेगी। सबसे पहले आप ये देखें, सबसे छोटी यूनिट निप्पल है और सबसे बड़ी यूनिट एक्साबाइट है। इस टेबल में बड़ी यूनिट एक्साबाइट है और सबसे छोटी यूनिट निबल है। एक निबल 4 बिट, एक बाइट 8 बिट। इसका मतलब एक बाइट में आधा निबल होता है, ये भी ध्यान रखें। एक बाइट में कितने निबल होते हैं? आधा निबल होता है। एक किलोबाइट 1024 बाइट। एक मेगाबाइट 1024 किलोबाइट। एक गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट। एक टेराबाइट 1024 गीगाबाइट। जीबी, गीगाबाइट इज द जीबी, किलोबाइट इज द केबी, मेगाबाइट इज द एमबी। एक टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट। एक पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 टेराबाइट। एक एक्साबाइट इज इक्वल टू 1024 पेटाबाइट। अब हम इन सबको देख लें और इन सबको देख लें। मान लीजिए हमें किलोबाइट में जीबी देखना है तो हम 1024 दो बार गुना करेंगे। हमें टेराबाइट देखना है 3 बार गुना करेंगे। पेटाबाइट देखना है 4 बार गुना करेंगे। इस टेबल के हिसाब से हम अपने माइंड में एक चित्र बना सकते हैं
निबल, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी। और भी ध्यान कर सकते हैं, यदि और इजी आप इसको करने में आपको कंफ्यूजन है, एनबी, केएम, जीटी, पीई, एनबी, एनबी, केएम, एनबी, केएम, जीटी ने पी। अगला प्रश्न और देखते हैं, डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए मुख्यतः किस फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है? आपको ध्यान होगा बाइनरी नंबर हमने 0 और 1 बीच में डिस्कस किया था कि 0 और 1 की फॉर्म में ये स्टोर होते हैं। प्रथम पीढ़ी में किस कंपोनेंट, कौन कंपोनेंट था? वैक्यूम ट्यूब बॉल एक कमरे के आकार का कंप्यूटर था। किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर आया? चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर आया। अभी पिछली टेबल में अपन ने देखा एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अब बिट बाइट से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। एक निबल में कितने बिट होते हैं? 4 बिट। यदि इसी में करें, एक निबल में कितना बाइट होता है? आधा। दो कंप्यूटर के बीच संबंध बनाने की तकनीक को क्या कहते हैं? इंटरफेस। जब दो कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया जाता है तो इंटरफेस, जस्ट लाइक मोबाइल से आप कंप्यूटर का वाईफाई जोड़ लेते हैं, दैट इज इंटरफेस। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर नाम में ही है, सुपर कंप्यूटर इज द सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर। कुछ प्रश्न यहाँ सीडी डीवीडी के, ये हमने अभी पढ़ा नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है, लेकिन ये प्रश्न यहाँ पर याद दिला रही हूँ जिससे कि जब हम वहाँ पढ़े तो इन प्रश्नों का रिवीजन हो सके। सीडी डीवीडी क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है। याद है आपको? देखा है आपने? काम में लेते हैं। सीडी में कितना होता है? 650 MB। मैं वहाँ पूछूंगी जब वहाँ पढ़ाऊंगी। डीवीडी में स्टोरेज कितना होता है? 4.7 GB से 17 GB। ब्लू रे में कितना होता है? 25 GB से 50 GB। और स्कैनर का किससे संबंध है? ट्वैन। ये सब क्या है? ये आउटपुट डिवाइसेस हैं जो हम डे आफ्टर टुमारो पढ़ेंगे। सीपीयू के मुख्य कंपोनेंट क्या हैं? हमने पढ़ा था परसों, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। और कौन सा कंपोनेंट है? मेमोरी। संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम में संचार का माध्यम के किस पर निर्भर करता है? मदरबोर्ड। कौन सी मेमोरी परिवर्तनशील है? आज हम पढ़ेंगे मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। परमानेंट मेमोरी कौन सी है? रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर में यदि कोई त्रुटि आ जाती है, कोई गड़बड़ हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बग। बग क्या होता है? छोटा सा कीड़ा, उसी के नाम से इसका नाम डाल दिया गया बग। गणना का काम, ग्राफिक का काम हमने कहाँ किया था? परसों पढ़ा था हमने अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट किसका पार्ट था? ये हमने अभी भी इस क्वेश्चन में देखा और याद भी है हमको कि ये हमारा सीपीयू का पार्ट था। पर्सनल कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? डिजिटल कंप्यूटर। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? आप कीबोर्ड यूज करते हो? नहीं यूज करते हैं तो थोड़ा सा याद करने तो रखना ही पड़ेगा। कीबोर्ड देखें आप, कितने एरो बटन होते हैं? मोबाइल के कीबोर्ड में भी इतने ही एरो बटन होते हैं, 4 एरो बटन होते हैं जो ऊपर नीचे इधर ले जा सकते हैं। प्रिंटर की स्पीड हम किस में नापते हैं? प्रिंटर क्या करता है? पेज को प्रिंट करता है, तो पेजेस पर मिनट, 1 मिनट में जितने पेजेस वो प्रिंट करता है उसको हम कहते हैं प्रिंटर की स्पीड, दैट इज PPM, प्रिंटर पर पेज, प्रिंट पर पेज, सॉरी, पेजेस पर मिनट, पेजेस पर मिनट। कंप्यूटर का जनक अभी पढ़ा था, चार्ल्स बेबेज। SMPS का पूरा नाम क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। बैंक में आप देखते हैं उसके ऊपर ऐसे करते हैं और स्कैन कर लेते हैं आजकल। किसको? चेक को। उस स्कैनर के तरीके को हम क्या कहते हैं? माइक्रो कोड।
इसको भी दिखाया जाएगा आपको कि माइकर कोड इस तरह से स्कैन करने का एक माइकर कोड उस पर लगा हुआ है और स्कैनर के द्वारा हम उसको स्कैन कर लेते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक, है ना? मजेदार नाम, संगणक, गणना करने वाला संगणक। आज हम किसकी बात करेंगे? कंप्यूटर मेमोरी, इट्स यूनिट्स, रैम, रोम, माइक्रो प्रोसेसर, एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड कार्ड। बहुत इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर मेमोरी। हमारा दिमाग, हम कहते हैं उसका दिमाग ज़्यादा तेज है, वो ज़्यादा याद रख सकता है। मैं भूल जाती हूँ, फिर मैं कहती हूँ मेरी याददाश्त उससे ज़्यादा तेज है। इसका मतलब ये हम किसकी बात कर रहे हैं? मेमोरी, जो कहाँ है? हमारी ब्रेन में है। इसी प्रकार से कंप्यूटर में भी मेमोरी होती है। वो मेमोरी क्या है? भंडार करने की क्षमता, निर्देशों को प्राप्त करने की क्षमता, डाटा को इकट्ठा करने की क्षमता। तो जैसे हमें कईयों की डेट ऑफ बर्थ बहुत सालों तक याद रहती है, हमें हमारे नाम, हमारे रिश्तेदारों के नाम बहुत समय तक याद रहती है, हमें कोई परिभाषा भी बहुत समय तक याद रहती है। हमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कभी नहीं भूलता, क्योंकि ये हमारे ब्रेन में स्टोर हो चुका है, रीड ओनली मेमोरी में स्टोर हो चुका है, परमानेंट स्टोर हो चुका है। तो डेटा को, परिणामों को, निर्देशों को भंडारित करना, संग्रहित करना मेमोरी कहलाता है। मेमोरी क्या है? याददाश्त, याद रखने की तरीका। कंप्यूटर में याद रखने का जो उपकरण है उसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर मेमोरी। हमें याद करने की जो तरीका, हमारे पास में क्या है? ब्रेन, मस्तिष्क, जहाँ हम याद रखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी डाटा को स्टोर करने का काम करती है, जरूरत पड़ने पे वो वापस बताती है। हमें पूछा जाता है उसका नाम क्या है, हम ब्रेन में जाते, हम रिपीट आंसर देते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर से जो चीज़ पूछी जाती है वो कंप्यूटर उसको उसी वक्त उपलब्ध कराता है। उसमें छोटे छोटे मेमोरी के जो छोटे छोटे भाग जिसमें वो स्टोर करके डेटा रखता है उसको भी सेल कहते हैं। मेमोरी में उपलब्ध सेल की पहचान के लिए सेल एक्सेस, किस सेल तक जाना है, कहाँ तक जाना है, कहाँ संग्रहित किया गया है, रीड ओनली मेमोरी में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। रीड ओनली मेमोरी में भी कहाँ, हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में कहाँ स्टोर किया गया है, इसका हम कैसे पता लगाते हैं? उसको सेल एड्रेस कहते हैं, सेल पाथ कहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि स्टोर किस भाषा में होता है? 0 और 1 की भाषा में स्टोर होता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैशे मेमोरी, रैम मेमोरी, रोम मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, हार्ड डिस्क मेमोरी, बहुत सारी चीज़ें। मैंने इसको इस चार्ट के द्वारा आपको क्लियर किया। यदि ये चार्ट आप अपने ब्रेन में फिट कर लेंगे, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सी मेमोरी कहाँ। मेमोरी कहाँ है? कंप्यूटर के पास है। ठीक है, कंप्यूटर के पास मेमोरी 3 प्रकार की है। एक कैशे मेमोरी, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। ठीक बात है। कैशे मेमोरी क्या है? जब भी कोई कार्य करना होता है तो हमें उस मेमोरी दूर तक ना जाना पड़े, तो बीच में जो छोटी छोटी सेल्स के रूप में उपस्थित है, फटाफट वो चीज़ प्राप्त हो जाए, उसको हम कैशे मेमोरी कहते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ। किचन के अंदर हमारे मसाले बड़े बड़े 1-1 किलो के डिब्बे में पड़े होते हैं, लेकिन जब हम सब्जी बनाने लगते हैं इसके लिए हम मसाला दानी का उपयोग करते हैं। वो मसाला दानी छोटे छोटे खानों के रूप में प्रेजेंट है, जिसमें हमारे अलग अलग मसाले जो हमारे रोज़ के ज़रूरत है, जीरा, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, ये सब उसके अंदर रखा हुआ है। तो कैशे मेमोरी जस्ट लाइक दिस है कि जो चीज़ हमको मेन मेमोरी में से कुछ हिस्सा जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वो यहाँ वो कैशे मेमोरी में रख लेता है। जैसे कि आप क्रोम पे रोज़ रोज़ कुछ सर्च करते हो, यूट्यूब पे रोज़ रोज़ कुछ सर्च करते हो, फिर आप जब यूट्यूब खोलते हो तो वो कैशे मेमोरी से तुरंत बता, आप ये खोजना चाह रहे हो, आप ये खोजना चाह रहे हो,
आप ये देखना चाह रहे हो, वो आपको याद दिला देता है पहले ही। फिर आप कहते हो हाँ मुझे यही देखना है या ये नहीं देखना है। तो कैशे मेमोरी ALU और इसके बीच की एक मेमोरी है जिसका डिटेल स्टडी हम और आगे करेंगे। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं। ठीक है, ये दो हिस्सों में बटी हुई है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब कोई कह देता है रीड ओनली मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी। नो, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी दोनों ही प्राइमरी मेमोरी है। रैम को फिर दो प्रकार है, एक SRAM, एक DRAM, और रोम के भी 3 प्रकार है, PROM, EROM और EPROM और EEPROM। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी वो है जो कंप्यूटर के आउटसाइड में हम उसको याद करके रख सकते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव, CD, DVD, पहले हमारी मैग्नेटिक टेप्स होती थी, फ्लैश मेमोरी। ये सब वो मेमोरी है जो हमारी कंप्यूटर से बाहर है, ये कंप्यूटर के अंदर नहीं है। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, चाहे HDD है, चाहे ब्लू रे डिस्क है, ये सारी की सारी हमारी कंप्यूटर के अंदर नहीं है। कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी मेमोरी है जो मेन मेमोरी है। इसके 2 हिस्से हैं, रैम और रोम। कैशे मेमोरी भी कंप्यूटर के अंदर है। ओके, चलिए हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अपने इस चित्र को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर के कितने पार्ट थे मेमोरी के? कैशे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ओके, कैशे मेमोरी की तरफ ध्यान देते हैं। कैशे मेमोरी बहुत तेज है। क्यों? क्योंकि उसको दूर तक जाना ही नहीं है, मसाले दाने से ही काम हो जाना है, अलमारी तक जाना ही नहीं है। इसलिए फटाफट मसाले डाल लें, फटाफट मसाला दाना उठाए, काम कर लिया। तो कैशे मेमोरी बहुत तेज होती है। इस मेमोरी में अधिकतर यानी फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम निर्देशित संग्रहित किए जाते हैं जो लगभग रोज काम में आते हैं, ताकि CPU को बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसके लिए कैशे मेमोरी होती है। कैशे मेमोरी CPU की मुख्य मेमोरी और CPU के बीच में स्थित है। CPU और मुख्य मेमोरी उसके बीच में स्थित है, तो उसको रास्ता वहां तक नहीं जाना, बीच से ही वो अपने सवालों का जवाब लेकर आ जाएगा, बीच से ही डाटा प्रोसेसिंग का फॉर्मूला लेकर आ जाएगा। तो उसको कम रास्ता तय करना पड़ता है, इसलिए ये बहुत तेज होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? कैशे मेमोरी। लोग प्राइमरी मेमोरी कराते हैं, आंसर नो, आंसर इज कैशे मेमोरी। यानी CPU पहले से कैशे मेमोरी में स्टोर डेटा और निर्देश प्राप्त कर लेता है और कार्य के दोहराव से बच जाता है। उसे अब किसी कार्य और निर्देश के डेटा प्राप्त करने के लिए प्राथमिक स्मृति में नहीं जाना पड़ता, इसलिए CPU तेजी से कार्य करता है। कैश मेमोरी में इन डाटा को, निर्देशों को ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा भेज दिया जाता है, जिन्हें CPU द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इस मेमोरी की स्टोर कैपेसिटी लिमिटेड होती है। मसाला दान में तो थोड़ा मसाला रखा जा सकता है ना, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं रख सकते, इसलिए इसकी स्टोर कैपेसिटी लिमिटेड होती है। इसलिए इसे बार बार साफ भी करना पड़ता है। जैसे ही खाली होने वाला हो उसको साफ करके धो लेते हैं, एक्स्ट्रा मिक्सचर बन जाता है, जो कचरा उसमें आ जाता है उसको साफ कर लेते हैं। यह डेटा यूज़र का काम नहीं होता। कैशे मेमोरी की विशेषताएं। कैशे मेमोरी प्राथमिक स्मृति से तेज है, प्राइमरी मेमोरी से तेज है। इसमें डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। इसमें अधिकतर इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम और कार्यों के निर्देश स्टोर किए जाते हैं। इसकी स्टोर क्षमता भी सीमित है, बहुत अधिक स्टोर क्षमता नहीं है। स्टोर डाटा को बार बार साफ करना पड़ता है। आशा है कैशे मेमोरी की अब कोई गलती आप नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी इज द प्राइमरी मेमोरी। यह मेमोरी CPU का भाग होती है, जहां
सीपीयू और डाटा निर्देश प्राप्त करता है, प्रोसेस करता है और फाइल बना के स्टोर कर लेता है। सेव नहीं करते कंट्रोल सेव तो वो डिलीट भी हो जाती है, कई बार लाइट नहीं जाती तो भी। प्राथमिक मेमोरी में वर्तमान में किया जा रहे काम में निर्देश डाटा संग्रहित करते हैं। यह मेमोरी अस्थायी होती है, काम खत्म होने के बाद संग्रहित डाटा स्वतः ही डिलीट हो जाता है और अगले काम का डाटा स्टोर हो जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। कंप्यूटर शटडाउन में यदि कर लिया तो भी रैंडम एक्सेस मेमोरी में पड़ा डाटा डिलीट हो जाता है। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है, ऊपर अपन ने बात करा। रीड ओनली मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो डिलीट नहीं होती है। प्राथमिक मेमोरी की विशेषताएं, यह मेमोरी अस्थायी होती है, सीपीयू का भाग होती है, इससे के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। अतिरिक्त मेमोरी से ये तेज होती है। अब हम देखते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी यह कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी है। इसको कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ये अस्थायी मेमोरी भी है। स्टोर डाटा कंप्यूटर बंद होने पर डिलीट हो जाता है, जिसका पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा है वो केवल तब तक रहता है जब तक कंप्यूटर है। कंप्यूटर बंद होने पर प्राइमरी मेमोरी का डेटा स्टोर हो जाता है। ये सेमीकंडक्टर्स और फ्लिप फ्लॉप से बनी हुई होती है। ये सेमीकंडक्टर और फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी हुई होती है। इसका डाटा भी जल्दी से एक्सेस किया जा सकता है। ये दो प्रकार की होती है, डायनेमिक और स्टैटिक। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह मेमोरी जल्दी जल्दी रिफ्रेश होती है। रिफ्रेश का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और डिस्चार्ज से होता है। ये 1 सेकंड में हजारों बार रिफ्रेश होती है, अतः इसकी गति धीमी होती है। डायनेमिक मेमोरी में स्टोर सूचना को कुछ ही मिली सेकंड में पुनः लिखना पड़ता है, नहीं तो ये सूचनाएं समाप्त हो जाती है। डायनेमिक रैम की स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। डायनेमिक रैम की गति भी कम होती है। डायनेमिक रैम सस्ती होती है। स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह फ्लिप फ्लॉप या सेमीकंडक्टर से बनी हुई होती है। यह फ्लिप फ्लॉप या सेमीकंडक्टर से बनी हुई होती है। इसको पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें स्टोर तब तक रहता है जब तक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। स्टैटिक स्टोर की क्षमता कम होती है। स्टैटिक स्टोर की गति अधिक होती है। स्टैटिक थोड़ी सी डायनेमिक से महंगी होती है। तो रैम दो प्रकार की हो गई। ये सारी कंप्यूटर के अंदर लगा होता है। मेमोरी हमारे मोबाइल में जैसे अंदर लगा हुआ होता है, हम कहते हैं इसकी 256 GB मेमोरी है, इतनी मेमोरी है, वो उसके अंदर पीरियड होता है। रीड ओनली मेमोरी, यह भी कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है। यह एक स्थायी मेमोरी है। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले प्राथमिक प्रोग्राम की सेटिंग होती है। आपने कंप्यूटर का बटन दबाया, इसका मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट होना है। तो वो जो प्रोग्राम की कैसे कैसे स्टार्ट होना है, कहाँ कहाँ जाना है, ये सारा का सारा रीड ओनली मेमोरी में होता है। रीड ओनली मेमोरी में लिखी गई सूचना को सिर्फ पढ़ा जाता है। इस मेमोरी में न तो कुछ लिखा जा सकता है, न ही लिखी गई सूचना को बदला जा सकता है। यदि इसको बदलना है तो जो हमारा इंजीनियर है वही बदल सकते हैं। उस प्रोग्राम को डिलीट करके दूसरे प्रोग्राम को अपलोड किया जा सकता है, इसलिए ये स्थायी है। हम इसके अंदर लिखी गई कोई भी सूचना नहीं बदल सकते। MS एक्सेल कैसे काम कर रहा है, उसके स्टेप्स क्या हैं, पावर पॉइंट कैसे बनानी है, उसके स्टेप्स क्या हैं, उसको हम नहीं बदल सकते। लेकिन उसके अंदर लिखने के बाद उसके अंदर लिखा हुआ डेटा
हम हटा सकते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ डेटा को हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो जो एक्सेल की शीट, पीपीटी की कैसे बनाई गई पावर पॉइंट स्लाइड्स, माइक्रो एमएस वर्ड का डेटा, ये सारा का सारा हम नहीं बदल सकते हैं, उसके फॉर्मेट में हम परिवर्तन कर सकते हैं, वो भी उन्होंने जो दिया हुआ होता है। तो कंप्यूटर का बंद होने पर स्टोर डाटा नष्ट नहीं होता कभी भी। एमएस एक्सेल के ऊपर जो हमने लिखा है वो नष्ट हो सकता है, लेकिन उसके क्या है अंदर चैप्टर्स, वो सब नहीं उसमें डिलीट होते हैं। इस मेमोरी में कंप्यूटर निर्माण के समय ही सूचनाएं संग्रहित कर दी जाती है। ये नॉन वोलेटाइल है। कंप्यूटर को ऑन करते ही रोम में स्टोर प्रोग्राम स्वतः ही क्रियान्वित हो जाता है। लेफ्ट बटन दबाओ, राइट बटन दबाओ, क्या बटन दबाओ, ये सारा का सारा हम किसको इंस्ट्रक्शन देते हैं? आरओएम को, रीड ओनली मेमोरी को। ये प्रोग्राम कंप्यूटर के सभी उपकरण को जांच कर उन्हें सक्रिय अवस्था में लाते हैं। रोम में स्टोर प्रोग्राम को बायोस की फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कितना इजी है। बायोस की फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं: पीरोम, ईपीरोम, ईईपीरोम। पीरोम, इसका पूरा नाम इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी है। इस चिप में एक बार प्रोग्राम स्टोर किया जाता था। यदि प्रोग्राम में त्रुटि होने पर उसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता था। इसमें उपयोगकर्ता विशेष उपकरणों से अपने प्रोग्राम को स्टोर कर सकते थे। एक बार प्रोग्राम स्टोर हो जाने के बाद उसको बदला या हटाया नहीं जा सकता। ईपीरोम, इसका पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। इस चिप में स्टोर प्रोग्राम में सुधार किया जा सकता था। चिप में सुधार करने के लिए चिप को बोर्ड से निकालकर यूवी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणों से सामने रखा जाता था। स्टोर प्रोग्राम को अल्ट्रावायलेट किरणों से हटाया जाता है और फिर से उसे प्रोग्रामित किया जा सकता है। ईईपीरोम, इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी है। इस चिप ने ईपीरोम की समस्या को दूर किया। इस चिप में स्टोर प्रोग्राम डेटा में सुधार करने के लिए स्टोर प्रोग्राम की विद्युतीय विधि की सहायता से हटाया जाता है। ऊपर वाला कैसे हटाया था? यूवी रोज, अल्ट्रावायलेट रेज से। वो कौन सा था? ईपीरोम। और ईपीरोम को हम किससे हटाते हैं? विद्युतीय विधि से। दोनों में अंतर है, पता लगा और पूछा जाता है क्वेश्चन। आजकल मदरबोर्ड में हम कौन सा काम में लेते हैं? ईपीरोम, जिसे हम किससे हटा सकते हैं? विद्युतीय विधि से हटा सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी, इसे एक्सटर्नल या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इसका इस्तेमाल डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस मेमोरी में संग्रहित डाटा हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है, जिसे यूजर और कंप्यूटर कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है? स्थायी मेमोरी है। डेटा इसमें हमेशा के लिए संग्रहित रहता है, इसलिए इसकी गति थोड़ी कम होती है। हम कहते हैं ना, मोबाइल धीमा पड़ गया, मोबाइल को रिस्टोर करो, मोबाइल को रिफ्रेश करो। इसका मतलब उस समय में बहुत सारी चीज़ें इस पर आ जाती हैं। स्टोर क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। काम खत्म होने या कंप्यूटर बंद होने पर भी डाटा रक्षित रहता है। इस मेमोरी को एक्सटर्नल या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। यह प्राइमरी मेमोरी से सस्ती होती है। इस मेमोरी में स्टोर सूचना कंप्यूटर के बंद होने के बाद नष्ट नहीं होती। यह डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है, इसलिए इसे स्थायी मेमोरी भी कहते हैं। स्थायी मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू का भाग नहीं है। इसका डाटा पहले मुख्य मेमोरी में जाता है
और फिर CPU इसे इस्तेमाल कर सकता है और स्टोरेज क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। सेकेंडरी मेमोरी बहुत प्रकार की होती है। अभी हम एक नज़र डालते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर। प्राइमरी मेमोरी क्या थी? टेम्परेरी मेमोरी थी। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी सेकेंडरी है। प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल है, सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है। प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता कम है, सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता अधिक है। प्राइमरी मेमोरी की स्पीड अधिक है, सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड कम है। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी महंगी है, प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी सस्ती है। पावर सप्लाई बंद होने पर स्टोर डेटा मिट जाता है। पावर सप्लाई बंद होने पर सेकेंडरी मेमोरी का स्टोर डेटा मिटता नहीं है। इसके उदाहरण है रैम, रोम। इसके उदाहरण है हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ब्लू ऑप्टिकल डिस्क, ब्लू रे डिस्क, HDD एक्सेट्रा। अभी तक हमने प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर को जाना। कल हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आशा करती हूँ ये लेक्चर आपके काम आ रहे होंगे, आप इनको सुन रहे होंगे और इसका लाभ उठा रहे होंगे। आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारे संस्थान के सारे बच्चे इससे जुड़ सकें। थैंक यू वेरी मच।